रोक लो। हेलो बच्चों, हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल टेक्निकल वीपी सर में। ठीक बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2-4 क्लासें मैथ की हो चुकी हैं। अब हम आज साइंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइंस में जिसमें से हम भौतिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे, जिसे फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, पहले भौतिक विज्ञान स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद रसायन विज्ञान करवाएंगे, फिर इसके बाद बायो। ठीक है, कंटिन्यू। और इसमें वो इम्पोर्टेंट चीज़ें ही होती रहेंगी। जैसे ही हमारा एक चैप्टर ख़त्म होता है, सवाल होते हैं, इसके बाद हम पहले चैप्टर में जितने अनसॉल्व्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको करा देंगे पहले चैप्टर के। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे चैप्टर को भी देख लेंगे। दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद जो जो क्वेश्चन अनसॉल्व्ड पेपर में आए हुए हैं वो दूसरे चैप्टर के करा देंगे। इसी प्रकार से हम लोग क्रमशः आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, शायद ये बात समझ में आ चुकी होगी। चलो आज हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं साइंस के। वैसे तो 10वां चैप्टर है, यदि पूरी साइंस की बात करें तो कौन सा चैप्टर है, 10वां है। और फिजिक्स का कहें या भौतिक विज्ञान का कहें, वो पहला चैप्टर है। ठीक है, पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। हमें प्रकाश की 2 चीज़ें पढ़नी है पहले चैप्टर में। परावर्तन के बारे में पढ़ना है और अपवर्तन के बारे में पढ़ना है। इनकी चीज़ें हम क्या करेंगे, बाद में डिस्कशन करेंगे। पहले हम इसको प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश के बारे में क्यों पढ़ना हमें ज़रूरी है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परावर्तन और जो अपवर्तन जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो किसके गुण है, वो प्रकाश के गुण है। किसके गुण हैं, प्रकाश के गुण हैं। तो इस वजह से हमें प्रकाश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, प्रकाश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं एक एक करके। प्रकाश क्या है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से वायुमंडल में उपस्थित वस्तुओं को देख सकते हैं, परंतु वह स्वयं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, वायुमंडल में। जैसे हमें कोई है, जैसे मान लो सामने चेयर रखी है, वो हमें दिख रही है, तो किसकी सहायता से दिख रही है, प्रकाश की सहायता से। अभी यही अंधेरा हो जाता, रात का टाइम होता, तो फिर नहीं हम देख पाते। ठीक है बेटा, चलो इसी प्रकार हम सभी चीज़ों को जो देखने का काम करते हैं वो प्रकाश की सहायता से ही करते हैं। लेकिन प्रकाश जो है स्वयं, तो समझ पा रहे हैं बच्चों कि प्रकाश जो है स्वयं दिखाई नहीं देगा, लेकिन वायुमंडल में जितनी भी सारी चीज़ें वस्तु उपस्थित हैं, किसी को भी हम देख पा रहे हैं, मोबाइल को देख पा रहे हैं, कोई भी चीज़ को देख पा रहे हो, आप लोग देख पा रहे हो, तो ये सब क्या है, प्रकाश ही है। प्रकाश के कारण संभव है, और नहीं तो नहीं संभव हो पाता। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वायुमंडल में उपस्थित सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, और वह स्वयं दिखाई नहीं देता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। आगे देखते हैं। अब जब हम प्रकाश की चीज़ें ही पढ़ रहे हैं, जब प्रकाश के बारे में हमने पढ़ लिया, तो हमें प्रकाश के गुण पढ़ना जरूरी है कि नहीं है। जैसे मान लो किसी से हमें लड़ाई लड़नी है, तो उसके गुण तो पता होने चाहिए। पता चले हम गए कूटने के लिए और वो वाला सवाल निकला, हमें को कूट काट के चमका दिया, तो समझ रहे हो ना बच्चों कि वही चीज़ हम बता रहे हैं कि सबसे पहले यदि किसी चीज़ को हमें पढ़ना है या किसी चीज़ का अध्ययन करना है, तो उसके गुणों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, प्रकाश। तो भैया क्या हमें जानकारी होनी चाहिए, प्रकाश के गुण। ठीक, चलो देखते हैं जो मुख्य गुण हैं। देखो, प्रकाश के गुण निम्न होते हैं। पहला पॉइंट, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है सीधी रेखा में चलता है, भैया जैसे मान लो यहाँ कोई प्रकाश स्रोत लगा है, क्या लगा हुआ है, प्रकाश स्रोत। अच्छा भैया, प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश स्रोत होते हैं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, मतलब प्रकाश दें, वो क्या कहलाते हैं, प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, स्रोत शायद समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो प्रकाश ये आए इस तरह से, यदि ऐसे आ रहा है तो ऐसे ही सीधा चला आएगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले कुछ दूरी तक आए फिर लौट जाए फिर आए, ऐसा नहीं होगा भाई।
समझ रहे हो ना मतलब प्रकाश का। प्रकाश का ये सीधी रेखा का मतलब है कि कंटिन्यूसली सीधी रेखा में चला आएगा। ठीक है बेटा। अच्छा चलो, तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, प्रकाश कैसी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। हम आगे अभी इसका डिस्कशन करेंगे। हाँ, दूसरा पॉइंट, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगें हमें दिखेंगी नहीं लेकिन चलेगी। ठीक है, कैसे चलता है प्रकाश, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसे आगे डिस्कशन करेंगे जब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट, निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, और इस पॉइंट को स्टार लगा दो, इसे याद भी रखना है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और एक चीज़ और होती है, कभी कभी क्या होता है, वायु में भी यही लिखी होती है, कोई बात नहीं है, वायु निर्वात में लगभग बराबर होती है, थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, तो वायु की भी यही प्रकाश की चाल मान लेते हैं वायु में, और प्रकाश की निर्वात में भी यही चाल मान लेते हैं। तो हम कह सकते हैं वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। अच्छा, इसको देखो, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के कहाँ 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इस बात को बहुत याद रखना है भैया। कौन से प्रकाश की बात हो रही है, दृश्य प्रकाश, ये ना भूल जाना, दृश्य प्रकाश की बात हो रही है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक, 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। हाँ, और एक बात और है, कुछ बुकों में यही तरंग दैर्ध्य कितनी लिखी आती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। कोई दिक्कत नहीं, लिखी रहने दो। ठीक है, यदि विकल्प में ये आता है तो ये सही है, ये नहीं आता है, 4000 से 8000 आता है, उसे सही करना है। ठीक है। अच्छा, ये एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, एंगस्ट्रॉम को समझते हैं। एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्ध्य का मात्रक है, और इसको हम मीटर में बदल सकते हैं। ठीक है, किस में बदल सकते हैं, मीटर में बदल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर जो होता है वो होता है 1 × 10⁻10 मीटर। इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको याद रख लो, तो बदलने में हमें क्या हो जाएगी, सुविधा हो जाएगी, सवालों में सुविधा हो जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रकाश में परावर्तन, ये वाला गुण, अपवर्तन मतलब ये वाला गुण, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये गुण पाए जाते हैं। देखो, हम हाई स्कूल में परावर्तन पढ़ना है, हमें अपवर्तन पढ़ना है, व्यतिकरण हाई स्कूल में नहीं पढ़ना है, विवर्तन हाई स्कूल में नहीं पढ़ना है, ध्रुवण हाई स्कूल में नहीं पढ़ना है। ये कहाँ पढ़ेंगे भाई, आगे चल के जब इंटर की फिजिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हमें इतना ध्यान रखना है कि प्रकाश में कौन कौन से गुण होते हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि गुण होते हैं, और भी होते हैं। ठीक है, उनको आगे देखेंगे। अच्छा, इतना हो गया। ठीक है, इतनी बात शायद सबको समझ में आ गई होगी। प्रकाश के गुण समझ में आ गए होंगे, और एक एंगस्ट्रॉम समझ में आ गया होगा कितना हो, किसके बराबर होता है, और साथ में समझ में आ गया होगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में या वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चलो, अब हम करते हैं एक क्वेश्चन तुम लोगों से। अब बताना है कि भैया कौन सा सही होगा। ठीक है, क्या करना है, अब बताना है क्वेश्चन। चलो, हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं बगल में, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। क्वेश्चन, हाँ, पहला विकल्प दिया गया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दूसरा विकल्प दिया गया है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। तीसरा विकल्प दिया गया है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। चौथा दिया गया है सभी। चल, अब देखना हमें कौन सा सही है। ठीक, बहुत बार पूछा जाता है इस तरह की। देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल
होती है। तो अब जैसे हमने बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होती है, उस हिसाब से तो तुम लोग कहोगे कि ये वाला बिल्कुल सही है कि नहीं है? सभी लोग पहला भी विकल्प में ज़्यादा ध्यान देंगे। इसको 3 × 10⁵ लेकिन पीछे मात्रक बदला गया है, मीटर की जगह क्या कर दिया गया है, किलोमीटर कर दिया गया है। यहाँ देखो, यहाँ सेंटीमीटर कर दिया गया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ को ढूंढते हैं क्या है, मीटर को हम किलोमीटर में बदल लें, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदल लें, फिर देखते हैं क्या आता है। हमारी नॉर्मल प्रकाश की चाल कितनी होती है भैया, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, हमें 1000 का भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 1000 का भाग, तो ये काहे में बदल जाएगा, किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 जीरो से 3 घात कम हो जाएंगे तो कितनी आ गई, किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये भी सही है भैया, पहला विकल्प तो सही था ही, दूसरा भी सही हो गया। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या मात्रक दिया गया, सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अच्छा 3 × 10⁸ मीटर दिया गया था, मीटर प्रति सेकंड था। अब इसको काहे में बदलना है, सेंटीमीटर में, तो भैया सेंटीमीटर में बदल लो। सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 का गुणा करना पड़ता है। 100 का गुणा किया, 3 × 10⁻, 2 घात इसकी हो जाएंगी क्योंकि 2 जीरो हैं, और 8 घात पहले से है, गुणा में घात है जुड़ जाती हैं, कितनी हो गई, 10 घात। इसका मतलब ये भी हमारा सही हो गया। तो कौन वाला विकल्प सही हो गया, ये वाला हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, ये वाला सही है। ये हमने क्यों बताया है, इसलिए बताया है, पहली चीज़ तो ये है कि यदि इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो हम गलती ना हो। दूसरा कारण ये है, ये बताने का मतलब, सब बताने का मतलब ये है कि हम मीटर से किलोमीटर में भी बदलना सीख गए और मीटर से हम सेंटीमीटर में भी बदलना सीख गए। जब हमें कभी सवालों में ज़रूरत पड़ेगी तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हाँ, अगली हेडिंग आती है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, सबसे पहले परिभाषा को समझते हैं, फिर इसके बाद लिखी हुई परिभाषा को समझ लेंगे। ठीक है, चल सबसे पहले इसमें हमें क्या क्या होना चाहिए, एक चिकना तल का पदार्थ होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी तरफ लेप लगा होना चाहिए। कहने का मतलब पारदर्शी नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, पारदर्शी का मतलब तो समझ रहे हो ना, जब कोई प्रकाश किरण इस ओर से दूसरी ओर से निकल जाए तो वो कहलाती है पारदर्शी। जैसे कांच में क्या होता है, प्रकाश इस ओर से डालोगे दूसरी तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो कांच क्या हो गया, पारदर्शी हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम लेते हैं चिकना तल लेते हैं, लो दूसरी तरफ क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दूसरी तरफ पॉलिश कर देते हैं। ये हमने पॉलिश कर दी। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ से एक प्रकाश किरण आ रही है, ये आई एक प्रकाश किरण, ये तीर का निशान लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या हुई, एक आगे प्रकाश किरण, अब ये चिकने तल में टकराई और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गई। अच्छा, उसी माध्यम का मतलब क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या मान लेंगे, वायु, और वायु ये क्या है, माध्यम है। दूसरा माध्यम क्या मान लेंगे, ये दर्पण मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, दर्पण मान लेंगे, दर्पण एम डैश। ठीक है, देखो वायु से प्रकाश किरण आ रही थी, दर्पण में टकराई, दर्पण हो गया दूसरा माध्यम, दूसरे माध्यम के चिकने तल से टकरा कर और पुनः कहाँ चली गई, वायु में, मतलब उसी माध्यम में चली गई। हो गई परिभाषा, देख लो, समझ लो। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने तल से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वही देखो हमने यहाँ किया है, देखो समझो, दोबारा समझते हैं। जब यहाँ ऊपर कुछ नहीं था, हमने वायु मान ली, वायु तो होगी, हर जगह वायु होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ क्या है, वो प्रकाश किरण वायु से चली, कहाँ से चली, वायु से चली, और कहाँ पे आई, दर्पण पे आई, और दर्पण के ऊपर वाला भाग क्या है, चिकना तल है।
क्या है बेटा, चिकना तल है, तो चिकने तल में टकराई और पुनः उसी माध्यम में क्या हो गई, लौट गई। ठीक है, अच्छा इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखा होगा धूप में कोई दर्पण ले ले, कौन वाला दर्पण, अरे वही देखने वाला, ठीक है, जिससे रोज अपना चेहरा देखते हैं, तो उसको धूप में लेके खड़े हो जाए, प्रकाश किरण आती है और आने के बाद धूप से चिकने तल से टकराती है और टकराने के बाद छाया में एक प्रतिबिंब सा बन जाता है, प्रकाश का पूरा का पूरा प्रकाश दिखने लगता है। ठीक है, तो ये परावर्तन है। बहुत पहले देखा होगा जब घड़ी पहने जाती थी, प्रकाश के सामने धूप में खड़ी हो हाथ को कर दिया जाता था, सामने एक छाया था वो बनने लगती थी, बढ़िया एक चिकना वो दीप्त फ्रंज जैसी बनने लगती थी। ठीक है, उसी को कहते हैं। ठीक है बेटा, तो चिकना तल का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, कहाँ से परावर्तन हो रहा है, चिकने तल से, तो चिकने तल को हम कह सकते हैं परावर्तक तल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, चिकने तल को हम परावर्तक तल भी कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ गए। एक बार परिभाषा को और देख लेते हैं, बढ़िया से समझते हैं। ठीक है, हाँ देखना भैया, प्रकाश किरण एक माध्यम से आ रही थी, दूसरे में क्या हो रही थी, दूसरे माध्यम में गई और टकराई और पुनः उसी माध्यम में वापस लौटे, ये पूरी परिभाषा का काम बन गया। देखो, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के चिकने तल से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये चित्र बना हुआ है। अब परावर्तन को समझने के लिए हमें अभिलंब खींचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अच्छा अभिलंब का काम क्या है बेटा, हम परावर्तन को तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक उसमें अभिलंब ना खींच लें। अभिलंब किस में खींचना पड़ता है, ये जो चिकना तल है इस तरह का, ये जो कांच रखा है ऐसे नहीं रखा है, ये ऐसे आ रखा है। ठीक है, तो ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है ऐसे जा रही है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम क्या कर लें, एक डाल लेते हैं अभिलंब। क्या डाल लेते हैं बेटा, अभिलंब। लो भाई थोड़ा सा सीधा बढ़िया से डालते हैं क्योंकि अभी आगे हम समझना पड़ेगा। लो ये हो गया अभिलंब। सुनो ध्यान से एक बात, जो प्रकाश किरण आती है इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बेटा, आपतित किरण। और जो प्रकाश किरण जा रही है किसके बाद, परावर्तन के बाद, उसे कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। लो भाई देखो, ये जो आ रही थी वो हो गई आपतित किरण, जो जा रही थी वो हो गई परावर्तित किरण। और इसको समझने के लिए हमने क्या किया, अभिलंब डाल लिया। क्या कर लिया, अभिलंब डाल लिया। थोड़ा और समझना है, देखो ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। ये क्या है, ये क्या है, अभिलंब है। इनके बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं बेटा, आपतन कोण। इसको काहे से प्रदर्शित करते हैं, आई से। तो हम कह सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, चल ये कोण यहाँ भी तो बन रहा है। ठीक है, किसके किसके बीच में बन रहा है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, तो इसे कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे भाई, परावर्तन कोण। इसे हम दिखाते हैं स्मॉल आर से। कहाँ से दिखाते हैं, स्मॉल आर से दिखा देते हैं। ठीक है, अब दोबारा समझ लेते हैं, पूरी प्रक्रिया हो गई अब हमारी बढ़िया। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चित्र ये है, ये आपतित किरण जो आ रही है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो परावर्तित होकर के जा रही है उसे कह रहे हैं परावर्तित किरण। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, अभिलंब खींचते हैं। क्या करते हैं, अभिलंब खींचते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, स्मॉल आर कहते हैं। ठीक है बेटा, परावर्तन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। चलो पहला देखो, पहला नॉर्मली देखो, पहला जो होता है कोण आई जो होता है वो कोण किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है,
आर के बराबर होता है। और कोण आई क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। कोण आर क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। इससे हमारा पहला नियम क्या बन गया? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बीच में काहे का चिन्ह लगा है? बराबर का। तो दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। शायद ये बात भी समझ गए होंगे। चलो दोबारा समझ लेते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो दो पहला नियम हमारा बन गया, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। चलो दूसरा नियम समझते हैं। दूसरा नियम समझो बेटा, ये क्या है? आपतित किरण है। ये क्या है? परावर्तित किरण है। और ये क्या है? डाला गया अवलंब है। तीनों एक ही तल में है। क्या है? तीनों एक ही तल में है। तो हम लिख सकते हैं इस नियम में, आपतित किरण कौमा परावर्तित तथा डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक बेटा, देखो पहला नियम क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण तथा डाला गया अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तल तो समझ ही रहे होगे, नहीं समझ रहे होगे मैथ में किसी दिन तल की भी चर्चा करेंगे बढ़िया विस्तार से। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई परिभाषा। ठीक है, परिभाषा हो गया, नियम हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम? प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अच्छा देखो बेटा, अच्छा ये है प्रकाश किरण, देख रही है कि नहीं देख रही है? नहीं देख रही है। अच्छा ऐसा करो, अंधेरा कर दो भैया थोड़ा सा। अच्छा बेटा, आप देख रही है कि नहीं देख रही? देख रही है आप प्रकाश किरण आती हुई? ये इसे हम मान के चलेंगे एक प्रकाश किरण। क्या मानेंगे? एक प्रकाश किरण। देखो हरे कलर ग्रीन कलर की देख रही होगी। ठीक है, देख रही है? देखो बेटा, ठीक है। अब इसको समझने के लिए ये तो हो गई प्रकाश किरण, हमारी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हमें चाहिए एक चिकना तल चाहिए। चिकना तल का मतलब कोई भी तल ले लो। ठीक है, चलो हम मोबाइल लिए ले रहे हैं। क्या लिए ले रहे हैं? ये एक मोबाइल है जिसका ये कांच का लगा हुआ है ना, ये चिकना तल हो गया। ठीक है, अब इसको समझना है। देखो ये प्रकाश किरण हो गई और ये अभी वायु में जा रही है। देखो ये जा रही है वायु, देख रही है? ठीक है, वायु में जा रही है। अब क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? चिकना तल करेंगे। तो भैया ये हमारा आता है चिकना तल। ये आया चिकना तल, देख रही है? लौटती। देखो बेटा परावर्तन, अब हम देखो परावर्तन के बाद ये आ रही है और यहीं से क्या हो रही है? परावर्तित होकर के थोड़ा सा सामने लग भी रही है। ठीक है, जाती हुई नहीं देख रही। अच्छा देखो बेटा हम और पास में करके दिखाएं। देख रही है? जाती हुई नहीं देख रही? चल बढ़िया। अच्छा नहीं देख रही? थोड़ी पूछ करना। देखो बेटा आती हुई तो देख रही होगी, हो सकता है वापस लौटती हुई ना देखे क्योंकि इसकी सेल कमजोर है। ठीक है, उसको क्या करेंगे हम? उसे अलग से बढ़िया से डाल देंगे वीडियो बना करके। ठीक है, कि बढ़िया से एक एक करके देखे। तो देखो बेटा जो आ रही है ये लेजर से, ये क्या है भैया? आपतित किरण है। और ये जो हाथ में ये क्या है? चिकना तल है। और जो चिकने तल से लौट रही है दीवार में, देखो वो जा रही है, तो उसे हम क्या है? वो परावर्तित किरण है। ठीक है बेटा, परावर्तित किरण है। जला उठो से जला, ठीक, खुलना हो थोड़ी सी खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो थोड़ा सा, चालू कर रहे हैं। कितने मिनट हो गया? 24 मिनट पहुँच गए और चलो ठीक है।
चालू करो। हाँ, तो बेटा उम्मीद है कि आज यहाँ तक परावर्तन तक समझ में आया होगा। कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।